हेलो स्टूडेंट, मैं विजय। आज हम भारतीय संविधान के कुछ अति महत्वपूर्ण एग्जाम शूटर की चर्चा करेंगे जो विगत 10 वर्षों के अंतराल में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी के साथ हम कुछ अन्य तथ्यों को भी कवर करेंगे जो आगामी होने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम अपने तथ्यों की शुरुआत भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट से पहले बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में एक एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी, परंतु 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन भी किया गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 1773 के एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वह था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी के रूप में आया था, परंतु उसने भारत में बहुत से सामाजिक कुरीतियों से संबंधित तथा शिक्षा से संबंधित कार्य किए। इसी के अंतर्गत उसने कलकत्ता में एक मदरसे का भी निर्माण कराया तथा कलकत्ता के प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की भी स्थापना की। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 1773 के अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वह की गई थी कलकत्ता में। इस प्रकार भारत में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना भी कहाँ की गई थी? कोलकाता में। इस प्रकार भारत में स्थायी रूप से न्याय देने की भावना को जन्म हुआ। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वे थे सर एलियास एमपी। इन्हीं के साथ 3 अन्य जजों की भी नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में प्रथम बार एक वरिष्ठतम जज तथा 3 सहायक जजों की नियुक्ति की गई थी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो वह की गई थी 1773 के अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भारत में नागरिक, राजस्व तथा सैन्य से संबंधित सभी कार्य देखता था। हमारा छठा क्वेश्चन है कि किस एक्ट के अंतर्गत दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई? तो वह की गई थी 1784 के पिट सिडनी एक्ट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने भारत के सैन्य राजनीतिक मामलों को अलग किया तथा व्यापारिक कार्यों को अलग किया। व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तथा राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई थी। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि 1784 एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए गठन किया गया था, तो वह किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भारत में सैन्य, राजस्व तथा नागरिकों से संबंधित सभी प्रकार के कार्य देखता था। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा कंपनी की प्रशासन में सर्वोच्चता प्राप्त हुई थी, तो वो हुई थी ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों ही सामूहिक रूप से ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी थे। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो वह किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। इस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए और व्यापार करने के लिए छूट प्रदान की गई थी, परंतु उसके एकाधिकार को समाप्त किया गया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन तथा पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए भी छूट प्रदान की गई थी। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे लॉर्ड विलियम बेटिक। विलियम बेटिक ने भारत में सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित बहुत से कार्य किए। इसी के अंतर्गत उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में बहुत सहयोग प्रदान किया। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि किस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दी गए? तो 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा कंपनी अब भारत में सैन्य, राजनीतिक कार्यों से संबंधित सभी कार्य करने लगी। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रथम विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी, तो वह की गई थी लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में आईपीसी तथा सीआरपीसी का भी निर्माण किया। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि मैकाले समिति की स्थापना कब हुई थी? तो उसका आंसर है हमारा 1854 में मैकाले समिति की स्थापना की गई थी। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वह है हमारा 1858 का अधिनियम।
इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि 1857 में भारत में एक क्रांति हुई थी जिसने भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना को चेंज कर दिया था। इस प्रकार भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा 1858 के अधिनियम को कहा जाता है। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल का पद वायसराय किस अधिनियम में हुआ, तो वह हुआ था 1858 के अधिनियम। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल का पद वायसराय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया तथा वायसराय अब भारत में सभी प्रकार की कार्यवाही को देखने के लिए बनाया गया। हमारा 16वां क्वेश्चन यह है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया था। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो वह भी लॉर्ड कैनिंग ही बने थे क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया तथा अब उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की किस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, तो वह था 1858 का अधिनियम क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद हुए सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण अब भारत का सारा कार्य वायसराय के अंतर्गत कर दिया गया। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, तो वह था 1858 का अधिनियम। अब क्या किया गया कि एक राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया तथा इसके जो सदस्य होते थे वह 15 सदस्य होते थे, जिनमें से 7 सदस्यों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति डायरेक्टरों के द्वारा की जाती थी। हमारा 20वां क्वेश्चन यह है कि वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, तो वह दी गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861। जिस प्रकार वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसी प्रकार 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत विधायिका में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई, तो वह था हमारा 1861 का अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भारतीय विधायिका थी उसमें भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने व बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, तो वह था 1892 के अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या हुआ, अब विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई और जो उनके सदस्य थे उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, तो वह था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो इसलिए कहा जाता है कि मार्लो उस समय भारत के राज्य सचिव थे तथा मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। हमारा 24वां क्वेश्चन है कि प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, तो वह किया गया था 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, तो इसका आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य भी थे तथा उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। हमारा 26वां क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, तो वह था हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसे इस वजह से कहा जाता है तो क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय भारतीय राज्य सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, इस कारण इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अब पूछा गया है कि 27वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में प्रांतीय शासन को 2 भागों आरक्षित विषय व हस्तांतरित विषय में बांटा गया था, तो वह था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या करा गया कि प्रांतों
में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया। एक उपवर्ग था आरक्षित विषय तथा दूसरे थे हस्तांतरित विषय। हमारा 28वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में पहली बार प्रांतों को द्वैत शासन प्राप्त हुआ था? तो वह भी हमें 1919 के अधिनियम में ही प्राप्त होता है। हमारा 29वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया? तो वह था हमारा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। अब क्या करा गया कि भारत में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना स्वयं का बजट बनाने के लिए क्या कर दिया गया? अधिकृत कर दिया गया। हमारा 30वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो वह भी हमें 1919 के अधिनियम के अंतर्गत मिलता है, परंतु महिलाओं को वोट देने के लिए बहुत सी योग्यताओं का होना आवश्यक था। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभाओं के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो वह था 3 वर्ष तथा इसी के साथ राज्य परिषदों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। हमारा 32वां क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार किसको दिया गया था? तो वह था केंद्रीय विधानसभा को। इसके अंतर्गत क्या करा गया था? जो हमारी राज्य परिषद है तथा केंद्रीय परिषद, इनके अधिकार तो समान थे, परंतु केंद्रीय बजट पर स्वीकृति केवल कौन दे सकता था? केंद्रीय विधानसभा। हमारा 33वां क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित विषयों का प्रशासन किसके अंतर्गत था? तो वह था हमारा गवर्नर तथा उसकी कार्य परिषद को। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या करा गया? जो आरक्षित विषय थे उनका प्रशासन गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद को दे दिया गया, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति जो उत्तरदायी भारतीय मंत्री थे उन्हें दे दिया गया। हमारा 34वां क्वेश्चन है सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो वह हुआ था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। जिस प्रकार मुस्लिमों को 1909 के अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, इसी प्रकार 1919 के अधिनियम के अंतर्गत सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों के लिए एक पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया गया था। हमारा 35वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति कर तथा शिक्षा के आधार पर सीमित जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हुआ था? तो वह भी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत के ही प्राप्त हुआ था। अब क्या हुआ? जो आदमी जिसके पास संपत्ति अधिक है तथा जिसने एक आधारभूत शिक्षा को हासिल कर लिया है, वही क्या कर सकता था? केंद्रीय तथा राज्यों के जो इलेक्शन होते थे उसमें क्या कर सकता था? वोट कर सकता था। हमारा 36वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? तो वह भी था क्या था? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। इस कानून के अंतर्गत क्या करा गया? इस लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे वह उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिए गए। हमारा 37वां क्वेश्चन है कि भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कार्य को किस अधिनियम के द्वारा उच्चायुक्त को हस्तांतरित किया गया? तो उसका आंसर भी हमारा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही आएगा। अब सारे प्रकार के कार्य जो ब्रिटेन में उच्चायुक्त था वो देखने लगा। हमारा 38वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजटों से अलग करा गया? तो वह भी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत था तथा राज्य अपने बजट की अलग से मांग कर सकते थे। हमारा 39वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी? तो वह भी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, क्योंकि भारत का महालेखा परीक्षक विभिन्न प्रकार के जो पैसे आवंटित होते हैं उनकी जांच करता था। तो वर्तमान में जो महालेखा परीक्षक का पद है वो कब आया था? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही आ गया था। हमारा 40वां क्वेश्चन है कि भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस वर्ष किया गया था? तो वह किया गया था 1919 में। भारत के लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो इसी प्रकार 1919 में भी भारत में आईसीएस की भर्ती के लिए क्या करा गया था? एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। हमारा 41वां क्वेश्चन है कि भारत में द्वैत शासन प्रणाली को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो 1935 के एक्ट के द्वारा क्या करा गया? जो भारत में द्वैत शासन था उसका अंत कर दिया गया। जैसे कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे, अब उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। हमारा 42वां क्वेश्चन है कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं थी? तो वह थी हमारी 451 धाराएं। अब क्या हुआ कि 1935 के अधिनियम में 451 धाराएं थी और 15 परिशिष्ट थे। ठीक है।
हमारा 43वां क्वेश्चन है कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में किसको शामिल किया गया था? तो अखिल भारतीय में किसे शामिल करा गया था? तो इसका आंसर है ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नर क्षेत्र तथा देसी रियासत। इसके अंतर्गत ये करा गया था कि 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों को क्षेत्र को मिलाकर तथा देसी रियासतों को मिलाकर क्या करा गया था? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी गई थी। हमारा 44वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को संघ में शामिल होना अनिवार्य कर दिया था? तो वह भी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत क्या था? 1935 के अधिनियम में प्रांतों को अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य रूप से कर दिया गया था। हमारा 45वां क्वेश्चन है कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किसे स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था? तो वह हमें प्राप्त हुआ था प्रांतों को। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। हमारा 46वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल के मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया? तो वह था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या करा गया कि जो केंद्र में द्वैध शासन था उसकी स्थापना हुई थी। उसके अंतर्गत संघीय विषय के कुछ मामले तो गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रख दिए गए थे तथा कुछ अन्य विषय थे उनके लिए गवर्नर जनरल की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। हमारा 47वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो वह था 1935 ईस्वी के अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ही रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में भारत का एक केंद्रीय बैंक है। हमारा 48वां क्वेश्चन है कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय का क्षेत्र कहां तक विस्तृत था? तो वह था प्रांतों तथा रियासतों तक। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई तथा जिसका अधिकार क्षेत्र कहां तक था? प्रांतों तथा रियासतों तक निश्चित किया गया था। हमारा 39वां क्वेश्चन है कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसमें क्या करा गया था? एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करी गई थी तथा 2 अन्य सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार भारत में 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय में 3 जजों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य सहायक न्यायाधीश थे। हमारा 50वां क्वेश्चन है कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों से संबंधित अंतिम शक्ति किसे प्रदान थी? तो वह प्रदान थी प्रिवी काउंसिल लंदन को। जो प्रिवी काउंसिल लंदन में थी, भारत से संबंधित अंतिम मामले कौन देखता था? प्रिवी काउंसिल, जो कहाँ था? लंदन में था। हमारा 51वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद का अंत किया गया? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। हमारा 52वां क्वेश्चन है कि बर्मा को भारत से किस अधिनियम के अंतर्गत अलग किया गया था? तो वह था हमारा 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या करा गया था कि इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा जो अदन है को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया था और बरार और मध्य प्रांत जो था भारत में उसमें शामिल कर दिया गया था। हमारा 53वां क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में किस समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? तो ब्रिटेन संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर लिया गया था। हमारा 54वां क्वेश्चन है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं थी? तो इसके अंतर्गत थी 20 धाराएं। ठीक है, तो हमारा 55वां क्वेश्चन है कि 2 अधिराज का संबंध किस अधिनियम से है? तो इसका संबंध है हमारा 1947 ईस्वी के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज राज्य बनाए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता सौंपेगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। हमारा 56वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत मंत्री के पद को समाप्त किया गया था? तो जो 1947 का अधिनियम था उसके अंतर्गत भारतीय मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया था। हमारा 57वां क्वेश्चन है कि 1947 ईस्वी के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत विधानमंडल के कार्य किसे सौंपे गए थे? तो वह सौंपे गए थे संविधान सभा को। संविधान सभा को 2 प्रकार के कार्य सौंपे गए थे। एक तरह तो वह संविधान का निर्माण करेगी तथा दूसरी तरफ वह राज्यों तथा केंद्र में जितने भी विधानसभा के कार्य हैं उन्हें भी
देखेगी। वो सारे किसमें करे गए थे? 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। हमारा 58वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत हो गया था? तो 1947 अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटेन की जो थी सर्वोपरिता का अंत हो गया था। इसके अंतर्गत कहा गया था कि जब भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बनेंगे तो देशी रियासतों को छूट है, या तो वो भारत में मिल सकती है या फिर वो पाकिस्तान में मिल सकती है। हमारा 59वां क्वेश्चन है कि पूर्वी बंगाल तथा असम के सिलहट को कब कब पाकिस्तान में सम्मिलित किया गया था? तो वह किया गया था 1947 ईस्वी में। जो पूर्वी बंगाल तथा असम के सिलहट वाले क्षेत्र है उसे पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हमारा 60वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम का परिणाम अगस्त 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के उदय में के रूप में हुआ? तो 1947 अधिनियम के अंतर्गत ही क्या कर दिया गया था? भारत तथा पाकिस्तान के दो राज्य, भारत तथा पाकिस्तान के बनने का रास्ता साफ कर दिया गया था। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान देश का जन्म हुआ।